हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कोजर के सामाजिक संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लेवी से कोजर सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। भी इस सिद्धांत कोजर का संघर्ष का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत में उन्होंने सामाजिक संघर्ष के कितने प्रकार बताए हैं, संघर्ष के क्या क्या प्रकार हैं और इस सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना की गई है और इस सिद्धांत का महत्व क्या है, या इस सिद्धांत ये वास्तव में इस सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, समाज को इससे क्या लाभ है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम लेवी से कोजर के बारे में जान लेते हैं। लेवी से कोजर का जन्म जर्मनी में हुआ था 1913 में और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। लेवी से कोजर को हम जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री कहते हैं क्योंकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और बाद में ये अमेरिका के अंदर अमेरिका चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान किया था या अपनी सेवाएं वहीं पर दी थी। कोजर जो है वो कार्ल मार्क्स, जॉर्ज शिमेल, डेरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर आदि समाजशास्त्रियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्योंकि जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो कार्ल मार्क्स की आती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बात को सिद्ध किया था कि अब तक का समाज जो है, अब तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन संघर्ष के बारे में जो कोजर थे, इन्होंने अपने एक अलग विचार दिए। इन्होंने एक संघर्ष को एक नकारात्मक वे में नहीं देखा बल्कि इसने सकारात्मक वे में देखा और इन्होंने बताया भी समाज का जो एकीकरण है, समाज की व्यवस्था बनाए रखने में, समाज को संतुलित रखने में संघर्ष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारी इकाइयाँ होती है, बहुत सारी सामाजिक इकाइयाँ जैसे जाति, धर्म, राजनीतिक दल, आर्थिक संस्थाएं, ये जो सब संस्थाएं, इनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है और ये अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो संघर्ष के माध्यम से करती है। तो जॉर्ज शिमेल ने से पहले जो 1960 और 70 का दशक रहा, तो इस दशक में क्या थे, प्रकार्यवाद की आलोचना की गई थी। प्रकार्यवाद क्या होता है भी ऐसे कार्य जो ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना जो समाज में सामाजिक व्यवस्था और संगठन बनाने में हमारी मदद करती हो, उसको प्रकार्यवाद कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो समाजशास्त्री है वो एक दूसरे की आलोचनाएं भी कर रहे थे। तो वहीं उसी समय कार्ल मार्क्स ने भी प्रकार्यवाद के ऊपर एक नया सिद्धांत दिया था जिसे द सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी के नाम से जाना गया। और इन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट या फिर सामाजिक संघर्ष के प्रकार नामक पुस्तक में अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। लेवी से कोजर जो ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने संघर्ष की सकारात्मक वे में व्याख्या की, इन्होंने बताया कि संघर्ष है वो विभिन्न सामाजिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है और जिससे समाज के अंदर एकीकरण स्थापित होता है, तालमेल स्थापित होता है और सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो अब यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं स्लाइड में भी कोजर ने अपनी पुस्तक सामाजिक संघर्ष के प्रकार का मतलब क्या हुआ भी संघर्ष है उसके ऐसे कौन से कार्य है जिससे समाज के अंदर एकता या व्यवस्था बनी रहती है। मतलब समाज के संगठन संघर्ष के ऐसे कौन से कार्य जिससे समाज में संगठन बना रहता है, एकता बनी रहती है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में अपने संघर्ष सिद्धांत का वर्णन किया था। ये पुस्तक उन्होंने 1956 में लिखी थी, 1956 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो कोजर ने अपने संघर्ष सिद्धांत में क्या मानकर चलते हैं कि संघर्ष के कारण समाज में सामाजिक व्यवस्था अनुकूलन और एकीकरण बना रहता है। देखिए संघर्ष के कारण क्या है भी एकता बनी रहेगी, तालमेल बना रहेगा, पूरे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। इन्होंने अलग बात की है ना, क्योंकि इन्होंने समाज को सकारात्मक संघर्ष को समाज में सकारात्मक वे में देखा है, संगठनात्मक रूप में देखा है, सहयोगात्मक रूप में देखा है। कोजर का विचार है कि सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती है। समाज में बहुत सारी इकाइयाँ, इन सभी इकाइयों की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति वो संघर्ष के माध्यम से करती है। इसका मतलब संघर्ष है वो सामाजिक इकाइयों, सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है। अब जो इन्होंने ये बताया था कि जो संघर्ष है उसके प्रकार क्या हैं, भी समाज को संगठित करने वाले वो कौन कौन से कार्य करते हैं। इसी आधार पर टर्नर ने संघर्ष के सिद्धांत को, जो कोजर का संघर्ष सिद्धांत था, इस सिद्धांत को संघर्ष प्रकार्यवाद का नाम दिया, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म के नाम का नाम दिया। क्वेश्चन ये दिया जाता है संघर्ष प्रकार्यवाद का विवेचना कीजिए, तो भी आपको यही क्वेश्चन लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है लेवी से कोजर के संघर्ष सिद्धांत को संघर्ष प्रकार्यवाद का नाम किसने दिया, तो वो टर्नर ने दिया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट पुस्तक है वो किसकी है, तो वो
आपको पता है लेवी से कोजर की पुस्तक है। तो अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष के प्रकारों का वर्णन किया था जो लेवी से कोजर थे। उन्होंने सबसे पहले जो सामाजिक संघर्ष है उसके प्रकारों का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि समाज के अंदर जो संघर्ष हो रहा है वो उसके दो स्वरूप है, या तो वो सहयोगात्मक है या फिर वो संघर्षात्मक है। या तो एक दूसरे का सहयोग कर रहा है या फिर संघर्ष कर रहा है। और जो सहयोगात्मक है, जो संघर्ष सहयोगात्मक है, वो समाज के लिए लाभदायक है। समाज का वो एकीकरण और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो जो सहयोगात्मक कौन सा होगा? जिसमें वो संघर्ष जो समान विचारधारा के ऊपर आधारित होकर संघर्ष होगा, जिनकी विचारधारा समान होगी। समान विचारधारा वाले दो समूहों में, दो व्यक्तियों में यदि संघर्ष होगा तो वो सहयोगात्मक संघर्ष कहलाएगा। जैसे दो मान लीजिए परीक्षार्थी हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी विचारधारा समान है। भी परीक्षा पास करना, वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संघर्ष कौन सा होगा? ये सहयोगात्मक संघर्ष होगा। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए जैसे लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, एक सत्ता पक्ष हो गया और एक विपक्ष हो गया। वो दोनों आपस में किस संघर्षरत है, तो उनकी विचारधारा भी समान होती है, सत्ता हासिल करना। तो उनके बीच में जो संघर्ष होगा वो संघर्ष भी क्या होगा? सहयोगात्मक संघर्ष होगा। सहयोगात्मक संघर्ष में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सहयोगात्मक संघर्ष है ये सामाजिक संगठन और प्रगति का आधार होता है। जबकि दूसरा कौन सा संघर्ष बताया था इन्होंने? विघटनात्मक या संघर्षात्मक स्वरूप इन्होंने बताया था। विघटनात्मक कौन सा होता है? ऐसे लोगों के बीच में संघर्ष होता है, ऐसे समूहों के बीच में संघर्ष होता है जिनकी विचारधाराएं समान नहीं होती, जो समान विचारधारा के नहीं है। ये एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं। इनमें संघर्ष है वो प्रबल होता है, हिंसात्मक साधनों का प्रयोग होता है। और इसमें दंगे होंगे, दो देशों के बीच में जैसे युद्ध हो गया, दंगे होंगे, जातीय दंगे होंगे, धार्मिक दंगे होंगे। तो ये जो दो स्वरूप बताएं टाइप्स ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट के अंतर्गत, जो लेवी से कोजर है उन्होंने संघर्ष के दो स्वरूप बताए, एक सहयोगात्मक या संगठनात्मक स्वरूप और एक संघर्षात्मक या विघटनात्मक स्वरूप। इन संघर्षों के स्वरूपों के आधार पर कोजर ने संघर्ष को दो भागों में बांटा है, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष क्या होता है? वास्तविक संघर्ष देखिएगा, वास्तविक संघर्ष वो होता है जो संघर्ष अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यदि वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो संघर्ष समाप्त कर दिया जाता है। इस संघर्ष को तार्किक संघर्ष भी कहा जाता है। वास्तविक संघर्ष को तार्किक संघर्ष भी कहा जाता है, यथार्थवादी संघर्ष भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग संघर्षरत हैं उन लोगों की मांगें होती है और उन मांगों के पीछे कोई न कोई तर्क होते हैं। मतलब तर्कशील मांगों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? तार्किक संघर्ष कहा गया है। लेकिन इन लोगों की जो लेवी से कोजर कह रहे हैं कि जो वास्तविक संघर्ष है, इसमें संघर्षरत में जो लोग शामिल हैं उन्हें पता है भी उनके उद्देश्य की पूर्ति, उनकी मांगों की पूर्ति है वो संघर्ष के माध्यम से ही की जाएगी, इसीलिए वो संघर्षरत है। यदि उनके मांगों की पूर्ति कर दी जाती है तो वो संघर्ष को छोड़ देते हैं, मतलब संघर्ष आगे नहीं बढ़ता है, संघर्ष को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। इसीलिए यह संघर्ष है, ये क्या है? संस्थागत भी है, तार्किक भी है, और कोजर ने इसे वास्तविक संघर्ष कहा है। वास्तविक संघर्ष क्यों कहा है? क्योंकि इस संघर्ष में के पीछे या इस संघर्ष का आधार है वो तर्क होता है, न कि भावनाएं या आवेग की यहाँ पर कोई जगह नहीं होती है। तो दोबारा देखिएगा, जो वास्तविक संघर्ष है वो संघर्ष तर्क पर आधारित होगा। ये संवेग या भावना या आवेग का इसमें कोई स्थान नहीं होगा। लोग अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, उनकी पूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे। यदि वो संघर्ष उसकी मांगे मान ली जाती है, उनकी मांगे पूरी हो जाती है, तो वो लोग संघर्ष छोड़ देते हैं या संघर्ष वो नहीं करते हैं। इसके अलावा जब हम दूसरे संघर्ष की बात करते हैं तो वो कौन सा संघर्ष है? यहाँ पर देखो स्लाइड के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, अवास्तविक या अयथार्थवादी या नॉन रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट। ये रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट का एकदम उल्टा है। जो ये नॉन रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट है, जो ये संघर्ष है ये अवास्तविक होता है, क्योंकि एकदम उसका अपोजिट है। इसमें तर्क है, तर्क की कोई जगह नहीं होती है, बल्कि तर्क की जगह क्या होती है? आवेग या भावनाएं होती है।
और ये इसमें जैसे मान लीजिए एक इसमें हिंसात्मक साधनों का प्रयोग भी किया जाता है। एक जो अवास्तविक संघर्ष या अयथार्थवादी संघर्ष है, इस संघर्ष में अब एक यदि कोई एक जाति है या कोई धर्म है, मतलब कोई एक विशेष समूह है, उसकी यदि समूह की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो दूसरे समूह के खिलाफ वो संघर्ष छेड़ देता है। तो वो संघर्ष कौन सा संघर्ष कहलाता है? अवास्तविक संघर्ष कहलाता है, यथार्थवादी संघर्ष कहलाता है। यह संघर्ष अतार्किक होता है और इसमें आक्रामकता होती है। आक्रामकता का मतलब है हिंसात्मक साधनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर इच्छा प्रधान नहीं होती, बल्कि यहाँ पर आवेग या भावनाएं होती है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी दबी हुई भावनाओं के को यहाँ पर प्रकट करते हैं। जैसे कोई दंगे फसाद हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आवेग होगा, संवेगात्मकता होगी, लेकिन दंगे होंगे, प्रदर्शन होंगे, हड़ताल होगी, तोड़फोड़ होगी, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई तर्क नहीं होता है। तो इस तरह का संघर्ष है, वो संघर्ष कौन सा संघर्ष कहलाएगा? वो संघर्ष अवास्तविक संघर्ष कहलाएगा। वो संघर्ष अयथार्थवादी या नॉन रियलिस्टिक संघर्ष कहलाएगा। इस संघर्ष के रूप कौन से होंगे? जैसे दंगे फसाद हो गए, प्रदर्शन हो गए, तोड़फोड़ हो गए, धरने प्रदर्शन हो गए, तो ये अवास्तविक। अब आप एक एग्जाम्पल के द्वारा सोचिएगा। मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फीस बढ़ा दी गई, तो उन स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया, एक संघर्ष शुरू कर दिया जो जिस अथॉरिटी ने फीस बढ़ाई है उसके खिलाफ। तो ये संघर्ष है, ये संघर्ष कौन सा होगा? वास्तविक संघर्ष होगा, यथार्थवादी संघर्ष होगा, क्योंकि उनकी मांगे हैं और उन मांगों के पीछे तर्क भी है, अभी हम फीस नहीं भर पाते, हमारे पास कोई इनकम के सोर्स नहीं है। तो वो कब तक वो उन्हें पता है कि उनका जो संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है जिससे उनका समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उनकी मांगे मानी जा सकती है। जब उनकी मांगे मानी जाएगी तो वो क्या हो गए? वो जो संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष को छोड़ देंगे। तो ये संघर्ष तर्क के ऊपर आधारित है, ये अपनी बेसिक नीड्स की पूरी करने के ऊपर आधारित है। ये संघर्ष संस्थागत है, संस्थाओं के अंदर होता है, इसीलिए इस संघर्ष को क्या कहा गया? वास्तविक संघर्ष। लेकिन यहाँ अवास्तविक संघर्ष के अंदर हम देखेंगे कि जब कोई भी पक्ष अपनी मांग करता है, जैसे हरियाणा के अंदर आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी, मारपीट हुई थी, हिंसात्मक आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर जो लोग थे वो अपनी दबी हुई भावनाएं वहाँ पर निकालने लगे थे। तो वो संघर्ष कैसा संघर्ष था? वो अयथार्थवादी संघर्ष था, अवास्तविक संघर्ष था, मतलब वो संघर्ष तार्किक नहीं था। हुआ ये बात नहीं क्लियर? इसके अलावा को एक तो वास्तविक संघर्ष हो गया, एक अवास्तविक। वास्तविक संघर्ष तर्क प्रधान बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए, और अवास्तविक संघर्ष इसमें संवेगता प्रधान है ये, और ये अपनी एक समूह की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे समूह के विरुद्ध संघर्ष करना अवास्तविक संघर्ष कहलाता है। इसमें तोड़ फोड़ हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब कोजर ने सामाजिक संघर्ष का एक अन्य और वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था। इन्होंने संघर्ष का बताया था भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष और बाहरी संघर्ष के रूप में भी इन्होंने बांटा था। आंतरिक संघर्ष कौन सा संघर्ष होगा? आंतरिक संघर्ष वो संघर्ष होगा जो एक समूह के सदस्यों के बीच में पनपता है। एक समूह के सदस्यों का मतलब एक परिवार है, एक परिवार मान लीजिए 5 सदस्य है, उन 5 सदस्यों के बीच में यदि कोई संघर्ष चल रहा है, आपसे मनमुटाव चल रहा है, तो वो संघर्ष कैसा संघर्ष कहलाएगा? वो आंतरिक संघर्ष कहलाएगा। वो संघर्ष आंतरिक संघर्ष कहलाएगा। अब आंतरिक संघर्ष का और भी हम आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जाति है, उस जाति के किसी लड़के और लड़की ने घर से भागकर या जाति के नियमों के विरुद्ध प्रेम विवाह रच लिया। तो इस समूह प्रेम विवाह रचा, इसका मतलब क्या था? उन दोनों ने उस जाति के नियमों को तोड़ा है, वो संघर्ष जाति के अंतर्गत हुआ है। तो ये कौन सा संघर्ष कहलाएगा? आंतरिक संघर्ष कहलाएगा, इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, जैसे लड़के और लड़की का हमने एग्जाम्पल लिया है, उसको आप माइंड में रखना। एक व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति उस समूह की, यहाँ पर समूह कौन हो गए? जाति समूह हो गया, और जो समूह को नियमों को तोड़ने वाले वो लड़के और लड़की। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप देखिएगा कि एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति उस समूह के नियमों को मानने से इनकार कर दें, उस समूह के नियमों को अपने मार्ग में बाधा समझने लगे और उस समूह के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने लगे, तो उस जाति के लोगों के द्वारा
उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंडित करने का मतलब क्या होगा, उसको ऐसा दंड दिया जाएगा ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा काम न करे और जो समूह है उसका अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए, उस समूह के नियमों को कोई दूसरा न तोड़ पाए। तो किस तरह से दंड दिया जाएगा, जैसे उसको वहाँ जाति से बाहर निकाला जा सकता है या फिर उसका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर की जा सकती है। तो आंतरिक संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष का संगठनात्मक कार्य क्या होगा, ये समाज को इसका अच्छा बेनिफिट क्या होगा कि आंतरिक संघर्ष व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। और मील ने भी इसे सेफ्टी वालों के रूप में प्रयोग किया था, भी एक सेफ्टी वालों के रूप में जो समूह है उस समूह के ऊपर एक सुरक्षा घेरे के समान है। क्यों? क्योंकि आंतरिक संघर्ष होगा, लोगों में डर रहेगा, यदि हम समूह के विरुद्ध हमने व्यवहार किया तो हमें समूह से निकाला जा सकता है, हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो काम समूह के खिलाफ हो, उस जाति समूह या जो भी वर्ग है उसके खिलाफ हो। तो इस संघर्ष को कौन सा संघर्ष का नाम दिया गया, आंतरिक संघर्ष। अब दूसरा है बाह्य संघर्ष। ये क्या था, एक समूह के सदस्यों के बीच में होने वाला संघर्ष, आंतरिक संघर्ष। और समूह का मतलब जैसे परिवार है, परिवार के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच में कोई संघर्ष है तो वो आंतरिक संघर्ष कहलाएगा। अब सुनिएगा, यदि उस परिवार के लोगों का पड़ोसियों के साथ संघर्ष शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो वो कौन सा संघर्ष कहलाएगा, वो कहलाएगा बाह्य संघर्ष, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब एक समूह का उस समूह के बाहर के लोगों के साथ जब संघर्ष होता है तो उस संघर्ष को हम क्या कहते हैं, बाह्य संघर्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक जाति है, उस जाति के अंदर यदि लोगों का आपस में कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो आंतरिक संघर्ष हो गया। और उस जाति का दूसरी जाति के साथ संघर्ष है तो वो कौन सा संघर्ष होगा, वो बाह्य संघर्ष होगा। या जैसे हम कहें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में यदि संघर्ष है तो वो संघर्ष कौन सा संघर्ष कहलाएगा, बाह्य संघर्ष कहलाएगा। यदि हिंदुओं के बीच में आपस में या मुस्लिमों के बीच में आपस में कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो आंतरिक संघर्ष कहलाएगा। इसी तरह से मान लो देश के अंदर कोई संघर्ष, देश के अंदर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो आंतरिक संघर्ष कहलाएगा। और एक देश का दूसरे देश के साथ यदि संघर्ष चल रहा है, जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ या भारत का चाइना के साथ यदि संघर्ष चल रहा है तो वो बाह्य संघर्ष कहलाएगा। अब इस बाह्य संघर्ष का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था यदि संघर्ष होता है तो संघर्ष उस समूह को सुदृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो यही बात कोजर ने भी कार्ल मार्क्स से सहमत है कि बाह्य संघर्ष है वो संगठन को मजबूत कर देता है, उस समूह को मजबूत कर देता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए संघर्ष भारत और चाइना के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो भारत है वो उसने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली। क्यों मजबूत कर ली कि जैसे डिफेंस के अंदर या फिर आर्मी के अंदर उन्होंने नए नए आविष्कार किए, खोजें की, बहुत सारे मिसाइल्स बना ली, राफेल लड़ाकू विमान खरीद लिए, और इजराइल से भी उन्होंने बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन उन्होंने खरीदे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दूसरे देश के साथ संघर्ष हुआ तो पहले समूह ने दोनों समूह अपनी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाह्य संघर्ष है ये भी लाभदायक है, ये भी संगठन को मजबूती प्रदान करता है। आंतरिक संघर्ष है ये भी मजबूती प्रदान करता है क्योंकि ये व्यवस्था बनाए रखता है, ये सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कोजर के अनुसार संघर्ष वो चाहे किसी भी रूप में हो, आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, वो संगठन को, समाज को एक मजबूती प्रदान करता है, एक नई दिशा देता है, एक परिवर्तन लेकर आता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक संघर्ष के प्रकार्य। इस प्रकार्य का मतलब समझिएगा पहले, वे कार्य जो समाज को संगठित करते हैं प्रकार्य कहलाते हैं। हो गया क्लियर? प्रकार्य का मतलब वे कार्य जो समाज को संगठित करते हैं, समाज में एकरूपता स्थापित करते हैं, वो उन सभी कामों को हम प्रकार्य कहेंगे। सामाजिक संघर्ष के प्रकार्य, इसका मतलब जो सामाजिक संघर्ष है, समाज के अंदर संघर्ष है, वो ऐसे कौन से कार्य करता है जिससे समाज में संगठन पैदा हो, एकता पैदा हो, या फिर समाज प्रगति पर आगे बढ़े, उसमें संतुलन हो। तो फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोजर ने 3 प्रकार के जो प्रकार्य बताएं। पहला है सामाजिक परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, जो संघर्ष है, जो भी संघर्ष होता है, उस संघर्ष का जो अंतिम परिणाम होता है वो सामाजिक परिवर्तन का होता है। सामाजिक परिवर्तन का अंतिम परिणाम कैसे होगा, जैसे मान लीजिए राजनीतिक सत्ता है,
दो राजनीतिक सत्ता में लोगों में संघर्ष हो रहा है, तानाशाही व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष हो रहा है, तो वो संघर्ष यदि सिरे चढ़ा तो क्या होगा, तानाशाही की जगह लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, तो सामाजिक परिवर्तन आ गया ना। इसी तरह से संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होगा, समाज के अंदर भी परिवर्तन आएगा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, रीति रिवाजों में परिवर्तन आएगा, परंपराओं में परिवर्तन आएगा। जैसे सती प्रथा थी उसको बैन कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया, बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया, और थोड़े दिन पहले जैसे जलीकट्टी जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसको भी बैन किया गया था। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उनको अनुमति दे दी गई। जो निम्न जातियां थी उनको अछूतों जैसा व्यवहार, उनके अछूत माना जाता था, उनके हाथ लगाने मात्र से अपने आप को अपवित्र समझा, ऊंची जाति अपने आप को अपवित्र समझती थी। लेकिन संघर्ष के परिणाम वो सब कुछ संभव हो गया ना, भी अब ऐसा नहीं समझा जाने लगा। तो जो संघर्ष है उसका जो परिणाम क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन करना होता है। संघर्ष समाज के अंदर परिवर्तन लेकर आता है। दूसरा, नवीनता और सृजनात्मकता। संघर्ष से जो समाज है वो जड़ बनने से रुकता है, क्योंकि यदि संघर्ष नहीं होगा तो समाज पुरानी विचारधाराओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं को मानता रहेगा और उसी ढांचे पर चलता रहेगा, जिससे समाज के अंदर जड़ता आएगी। लेकिन संघर्ष समाज की जड़ता को समाप्त करके नवीनता और सृजनात्मकता उसमें लेकर आता है। जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हैं, जो जनरीतियाँ, जो रूढ़ियाँ आज न्याय संगत नहीं है, आज प्रासंगिक नहीं है, उसे संघर्ष के माध्यम से हटा दिया जाता है, उन्हें परिवर्तित कर दिया जाता है, और नए नए उनकी जगह पर नए सिद्धांत, नई परंपराएं पैदा होती है। जैसे आजकल देखो कितने फास्ट विमान, युद्ध के समय में क्या होता है, जब आज पूरी दुनिया युद्ध की कगार पर खड़ी है तो सभी देशों में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही है, और कितने बड़े बड़े हथियार, हवाई जहाज या लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान, इस तरह के बहुत सारे खतरनाक जो युद्ध से संबंधित खोजें की गई है। तो ये सब क्या एक नवीनता है, एक सृजनात्मकता है। तो संघर्ष है वो एक अवसर प्रदान करता है कुछ नया करने का, क्योंकि जब दो समूह आपस में संघर्ष करेंगे तो एक नई चीज निकल कर आएगी। सामाजिक सुदृढ़ता, ये जो संघर्ष है इसमें जो संघर्षरत समूह है वो अपने आप को सुदृढ़ या मजबूत कर लेते हैं। जैसे हमने इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लिया था, इंडिया ने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली, तो इससे क्या होता है, सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ती है। जैसे हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो विभिन्न जातियों के बीच में संघर्ष चलता रहता है, तो जो सभी जातियाँ हैं वो ऐसे कार्य में लगी रहती है जिससे उनका खुद अपने आप को वो और ज़्यादा पावरफुल करे, अपनी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत करे, अपनी पहचान और ज़्यादा मजबूत बनाए। तो इससे क्या होता है, सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ती है, क्योंकि सभी जातियाँ इसी काम में लगी हुई है। तो ये सामाजिक संघर्ष के प्रकार थे। सामाजिक परिवर्तन होता है इससे, और समाज में नवीनता, सृजनात्मकता का विकास होता है, और सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ती है। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। अब इसके सिद्धांत की आलोचना क्या की गई है वो आप देखिएगा। एक तो इसको एकांगी बताया गया है। जो कोजर का संघर्ष सिद्धांत है वो एकांगी या एक पक्षीय है, क्योंकि कोजर ने केवल संगठनात्मक या सकारात्मक स्वरूपों पर बल दिया है, जबकि हिंसात्मक, बहुत सारे हिंसात्मक तत्व भी होते हैं, तनाव वाले होते हैं, दबाव, उत्पीड़न, अत्याचार आदि विघटनात्मक और नकारात्मक तत्व भी होते हैं, जिन पर कोजर ने कोई ध्यान नहीं दिया है। संघर्ष के प्रकार्यवाद की अवधारणा सही नहीं है। जो कोजर ने कहा था, संघर्ष के प्रकार्यवाद का मतलब संघर्ष सदैव अच्छे कार्य करता है, जिससे समाज में संगठन पैदा होता है, समाज में समरूपता आती है, समाज में सामंजस्य आता है। तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि समाज जो ये संघर्ष है ये समाज में एकीकरण और अनुकूलन पर गहरी चोट भी पहुंचाता है। समाज आपस में अलग अलग भागों में बंट जाता है। जैसे हिंदुस्तान की हम बात करें तो यहाँ पर जातीय आधार पर अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, या धर्म के आधार पर अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, जिनमें बहुत सारे खतरनाक दंगे फसाद भी हुए हैं, जिससे समाज को गहरा नुकसान भी पहुंचा है। तो संघर्ष के प्रकार्यवाद की जो अवधारणा है वो सही नहीं है। इसके बाद है नवीन सिद्धांत नहीं है। जो कोजर के संघर्ष सिद्धांत है ये कोई नया सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि इससे इन्होंने जॉर्ज शिमेल हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, डेरेनडॉर्फ हो, मैक्स वेबर हो, इनके सिद्धांतों को ही तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किया है। अब जो पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ये और क्लियर होगा, और किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ये भी हम बताएंगे। ये स्लाइड हम आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें क्या है, कोजर्स अप्रोचेज ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, कोजर का सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत देखिए क्या कहता है।
कार्ल मार्क्स के विपरीत कोजर ने संघर्ष का मूल कारण लोगों के संवेगों को माना है। कार्ल मार्क्स ने पदार्थ को माना था, भी आर्थिक माना था, लेकिन इन्होंने कोजर ने संघर्ष का मूल कारण संवेगों को माना है। कोजर जॉर्ज सिमेल के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कोजर का जो संघर्ष सिद्धांत है, ये जॉर्ज सिमेल के विचारों से बड़ा प्रभावित रहा है। जॉर्ज सिमेल का मानना था कि समाज में विभिन्न इकाइयां जैसे परिवार, जाति, धर्म, राजनीतिक संस्थाएं आदि में सहयोग एवं संघर्ष दोनों तत्व पाए जाते हैं। जाति में भी, परिवार में भी, धर्म मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें दोनों तत्व पाए जाते हैं, उनमें सहयोग भी होगा और संघर्ष भी होगा। वे सिमेल की इस बात से सहमत हो जाते हैं कि लोगों में आक्रमणशीलता और शत्रुता के आवेग पाए जाते हैं। मतलब लोगों के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक समूह के अंदर आक्रमणशीलता और शत्रुता के गुण भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जो निकट के लोग हैं उनमें दो बातें होंगी, या तो उनसे हम प्रेम करेंगे या फिर नफरत करेंगे। और ये प्रत्येक इकाई के अंदर होता है, चाहे वो परिवार हो, जाति हो, धर्म हो। निकट संबंधियों में स्नेह, असहमति और संघर्ष का पाया जाना स्वाभाविक है। मतलब प्रेम भी होता है, असहमति भी होता है, संघर्ष भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होता है, परंतु इन निकट संबंधियों में जो ये घृणा, संघर्ष या असहमति का गुण पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता इनके आपसी संबंधों में दरार आ गई है। जैसे मान लीजिए भाई बहन है, भाई बहन तो लड़ते ही रहते हैं। लड़ते रहने का मतलब एक समय तो एक दूसरे, भाई बहन आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत करेंगे और थोड़ी देर बाद वापस में उतना ही प्रेम करने लग जाएंगे। तो सहयोग भी है और संघर्ष भी है। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में मनमुटाव भी हो जाता है और बाद में वो बड़े प्रेम से आपस में रहते भी हैं। तो भाई बहन हो चाहे पति पत्नी हो, इनमें आक्रमणशीलता भी देखने को मिलती है, परंतु इस नोक झोंक से परिवार या आपसी जो संबंध है वो टूटते नहीं है, बल्कि आपसी मनमुटाव दूर होता है और संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आ जाती है। इसका मतलब संघर्ष खतरनाक नहीं है, संघर्ष नुकसानदायी नहीं है। संघर्ष से मनमुटाव दूर होते हैं और संघर्ष से और अधिक अच्छी व्यवस्था बनती है। और संघर्ष है ये प्रत्येक समाज में, सामाजिक इकाई में, चाहे वो जाति हो, जाति के लोगों के बीच में भी संघर्ष मिलेगा, परिवार के लोगों के बीच में भी संघर्ष मिलेगा, राजनीतिक पार्टियों के बीच में संघर्ष मिलेगा। तो प्रत्येक सामाजिक इकाई के बीच में संघर्ष भी है और सहयोग भी है, लेकिन संघर्ष है वो नुकसानदायक या हानिकारक नहीं है। ये बात लेवी से कोजर कह रहे हैं। इस तरह कोजर का जो सिद्धांत मानना है कि संघर्ष सदैव विघटनात्मक नहीं होते हैं, बल्कि ये संगठनात्मक और अंतिम रूप से सामाजिक परिवर्तन लाने वाले होते हैं। मतलब संघर्ष से क्या आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, मन मुटाव दूर होंगे और एक नई व्यवस्था का जन्म होगा। और यही लेवी से कोजर के संघर्ष का प्रकार्यवाद कहलाता है। तो संघर्ष का प्रकार्यवाद क्या है भी, संघर्ष है वो संगठनात्मक होता है, उससे समाज के अंदर परिवर्तन आता है, संगठन बनता है, एक नई व्यवस्था बनती है, और ये ही नई व्यवस्था जो बनने की प्रक्रिया, ये संघर्ष का प्रकार्यवाद कहलाता है। अब संघर्ष के प्रकार देखिएगा, सामाजिक संघर्ष के प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं। लेवी से कोजर ने संघर्ष के दो स्वरूपों का वर्णन किया है। कौन कौन से, सहयोगात्मक और संघर्षात्मक। अभी हमने किया था ना, प्रत्येक इकाई जैसे परिवार, उसमें सहयोग भी है और आपस में भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता और उनके बच्चे, उनमें संघर्ष भी चलता रहता है। दो स्वरूपों का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें सहयोगात्मक या संगठनात्मक। जो सहयोगात्मक है वो कौन सा है, संगठनात्मक है। स्वरूप समाज के लिए सकारात्मक और लाभदायक होता है। समाज के लिए लाभदायक कौन सा होगा, सहयोगात्मक। वहीं संघर्षात्मक या विघटनात्मक है, वो समाज के लिए हानिकारक होता है। कैसे, क्योंकि ये जो सहयोगात्मक है, ये सहयोगात्मक संघर्ष समान विचारधारा के आधार पर उत्पन्न संघर्ष होता है। जैसे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो हमने आपको बताया था, प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों का संघर्ष, या फिर एक परिवार में भाई और बहन का संघर्ष, या पति और पत्नी का संघर्ष। ये जो संघर्ष है, ये समान विचारों के ऊपर आधारित होने के कारण सहयोगात्मक संघर्ष है, जो कि सामाजिक संगठन और प्रगति का आधार है। जबकि विघटनात्मक स्वरूप में विरोधी पक्षों में समान विचार या आस्था नहीं होती है, उनमें संघर्ष प्रबल होता है, वे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुर्विरोधी होते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, तो वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, उनमें धार्मिक दंगे, जातीय दंगे, दो देशों के बीच युद्ध, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो इस संदर्भ में कोजर ने संघर्ष के दो तरह के संघर्षों की बात की है। किसमें, सहयोगात्मक और संघर्षात्मक। मतलब सहयोगात्मक, संगठनात्मक और विघटनात्मक स्वरूपों के आधार पर इन्होंने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं। एक प्रकार है यथार्थवादी, वास्तविक, या इसको हम रियलिस्टिक भी कहते हैं,
वास्तविक संघर्ष समाज के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण होता है। मतलब लोगों को यदि बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है उनकी, तो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, मान लीजिए फैक्ट्री में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिल रही है, तो फैक्ट्री की जो प्रबंधक समिति है, प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष शुरू कर देंगे। तो बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष है। वो जानते हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो सामाजिक संघर्ष के माध्यम से ही होगी। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग सामाजिक विधान या प्रतिमान को तोड़ते हैं। इसका मतलब उस फैक्ट्री के जो नियम थे उन नियमों को उन्होंने तोड़ा। इसमें कौन से, जैसे कई बार किसान भी आंदोलन करते हैं, छात्र भी आंदोलन करते हैं, श्रमिक संगठन आंदोलन करते हैं। ये अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं, बेसिक नीड्स के लिए आंदोलन करते हैं, और इन मांगों के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। इसलिए इस संघर्ष को तार्किक भी कहा जाता है। इसमें लोग अपनी मांगों या आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र साधन किसे मानते हैं? भी संघर्ष को ही मानते हैं। भी जैसे फैक्ट्री का हमने एग्जांपल लिया था, श्रमिक का उन्होंने आंदोलन किया है या संघर्ष किया है मालिक के खिलाफ, तो उन्हें पता है भी उनके संघर्ष के बिना उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी। उनके पीछे तर्क भी होता है, भी हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत कम मजदूरी दे रहे हो। तो ये जो वास्तविक ये तो उनकी बात सही है, वास्तविक है, यथार्थ है। इसीलिए जब वास्तविकता के लिए, यथार्थता के लिए संघर्ष किया जाएगा तो उसको यथार्थ संघर्ष कहते हैं। परंतु यदि वास्तविक संघर्ष की एक खास बात ये होती है, ये अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं, और यदि इनकी मांग मान ली जाए तो वो संघर्ष को छोड़ देते हैं, संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाते हैं। यह संघर्ष तार्किक व संस्थागत होता है, इसलिए कोजर इसे वास्तविक संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष को अपनाने का कारण तार्किक होता है, न कि संवेगात्मक। मतलब इस वास्तविक संघर्ष में संवेग या आवेग का कोई महत्व नहीं होता, इसमें तर्क प्रधान होता है, तर्क का महत्व होता है। एक अच्छे तरीके से, सर्वमान्य तरीके से संघर्ष किया जाता है, जिससे इनकी मांगे मानी जाए, और मांगे मानी जाने के पश्चात संघर्ष है वो छोड़ दिया जाता है। दूसरा है अयथार्थवादी, अवास्तविक, नॉन रियलिस्टिक संघर्ष। ये वास्तविक संघर्ष का एकदम ऑपोजिट है। अवास्तविक संघर्ष समाज के एक समूह द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर दूसरे समूह के विरुद्ध छेड़ दिया जाता है। जैसे एक जाति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो दूसरी जाति के विरुद्ध संघर्ष चलेगा। जैसे हरियाणा में जाट और नॉन जाट के बीच में संघर्ष हुआ था, या फिर एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध संघर्ष करता है, हिंदू या मुस्लिम धर्म हो, या फिर दूसरे धर्मों के बीच में संघर्ष हो रहे हैं। या फिर हम अमेरिका और अफ्रीका की बात करें तो काले लोगों का एक समूह है, गोरे लोगों का समूह, तो उनके बीच में आपस में संघर्ष चलते रहते हैं। तो इसका मतलब एक जाति की आवश्यकताएं यदि पूरी ना हो तो वह दूसरी जाति के विरुद्ध संघर्ष छेड़ देती है। यह संघर्ष आक्रामक होता है, हिंसात्मक होता है, इसमें किसी तरह का कोई तर्क नहीं होता है। इस संघर्ष का आधार तर्क नहीं बल्कि आवेग होता है, संवेग होता है, भावनाएं होती है। यह संघर्ष किसी लक्ष्य या इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होता। जैसे हमने किया था ना, जो वास्तविक संघर्ष है उसमें एक लक्ष्य होता है, अपनी मांगें होती हैं बेसिक नीड्स पूर्ति करने के लिए, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई लक्ष्य या फिर कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होता, बल्कि इसके माध्यम से लोग अपनी दबी हुई भावनाओं को निकालते हैं, दबी हुई भावनाओं को प्रकट करते हैं। और वो दंगे फसाद करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे, वो तोड़ फोड़ करेंगे, वो लूट मार करेंगे, मारपीट करेंगे। ये सब अवास्तविक संघर्ष में आते हैं। मतलब जो संघर्ष वास्तविक ना हो, जिनके पीछे कोई तर्क ना हो, बिना किसी तर्क के जो किया गया संघर्ष अवास्तविक संघर्ष कहलाता है। कोजर अपने संघर्ष के इन दो स्वरूपों को दो ध्रुव कहता है, जिसमें वास्तविक संघर्ष स्थायी प्रवृत्ति का होता है, जो उद्देश्य पूर्ति के विकल्प प्रदान करता है। उद्देश्य पूर्ति के विकल्प का मतलब क्या हुआ? संघर्ष करेंगे तो उनका उद्देश्य क्या था? बेसिक नीड्स पूरी। मान ली श्रमिकों का उद्देश्य क्या था? बेसिक नीड्स पूरी करना। तो वो उद्देश्य एक विकल्प देगा, जो मैनेजिंग कमेटी है, प्रबंधन या श्रमिक है, उनके बीच में आपस में बैठकर बातचीत होगी, और जब बातचीत होगी तो फिर बातचीत से कोई न कोई विकल्प या रास्ता निकल आएगा। जैसे कई बार सरकार के विरुद्ध भी धरने प्रदर्शन होते हैं, किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो ये मांगों के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो ये स्थायी प्रवृत्ति का है। स्थायी प्रवृत्ति का मतलब इनका तरीका सेम रहेगा, ये अपनी मांगों पर स्थिर रहेंगे। जब इनकी, और विकल्प प्रदान करने का मतलब जब किसानों और सरकार के बीच में बैठकर बातचीत होगी तो कोई न कोई विकल्प निकल आएगा, कोई रास्ता निकल आएगा। इसीलिए इसे, जिसे क्या कहा गया है? प्रकार्यात्मक विकल्प भी कहते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प का मतलब कार्य के विभिन्न विकल्प, अलग अलग विकल्प, कौन कौन से रास्ते हैं। जबकि अवास्तविक संघर्ष है वो अस्थायी विचारधारा एवं कार्य पद्धति पर आधारित होता है। मतलब इसकी जो कार्य प्रणाली वो स्थायी नहीं है, वो
विचारधारा वो अस्थायी है और कार्य पद्धति भी उनके अलग अलग, कभी वो धरने करेंगे, कभी तोड़ फोड़ करेंगे, कभी वो रेल रोकेंगे, कभी कोई करेंगे, मतलब हिंसात्मक तत्वों में ये शामिल होता है और इसका कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं है। तो इन्होंने दो प्रकार बताए थे, वास्तविक और अवास्तविक। इसके अलावा कोजर ने दो अन्य प्रकार भी बताए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। आंतरिक संघर्ष या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आंतरिक संघर्ष वह संघर्ष होता है जो एक समूह के सदस्यों के बीच आंतरिक असंतोष के कारण, मतलब समूह के सदस्य, एक समूह जैसे जाति है, उनके लोगों के बीच में यदि असंतोष है, जैसे परिवार है, एक परिवार के सदस्यों के अंदर यदि असंतोष है, किसी बात को लेकर मन मुटाव है, तो उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो आंतरिक संघर्ष कहलाएगा। जब किसी समूह का एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति समूह के नियमों को मानने से मना कर दे और इन नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने लगे, तो समूह यह समझने लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार समूह के हित में नहीं है या समूह के लिए हानिकारक है। तो ऐसे व्यक्तियों को समूह के द्वारा विभिन्न तरीकों से, जैसे जाति निकालना, हुक्का पानी बंद करना आदि से दंडित किया जाता है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति समूह के विरुद्ध व्यवहार न करे और समूह की व्यवस्था बनी रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समूह है, मान लीजिए कोई जाति है, उस जाति के कोई नियम है, यदि एक व्यक्ति उन नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, वो ये मानता है ये नियम मेरे मार्ग में बाधा है, तो उस जाति के लोग ये समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह जो उस जाति के विरुद्ध चल रहा है, वो उस पूरी जाति के को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस जाति के खिलाफ है, तो उनको दंडित करेगा। दंडित करने का मतलब क्या हुआ, जाति द्वारा दंडित किया जा रहा है और वो समूह वो जाति के नियमों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब जाति के अंदर एक संघर्ष चल रहा है, तो इसको आंतरिक संघर्ष कहा है। तो यह जो आंतरिक संघर्ष है, ये आंतरिक संघर्ष क्या करेगा, संघर्ष समूह को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगा, इसके प्रकार्यात्मक लाभ है। पर संघर्ष प्रकार्यवाद इसीलिए तो कहा गया है, इससे समूह को या समाज को क्या फायदा होगा, तो आंतरिक संघर्ष समूह को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगा, क्योंकि यदि किसी एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को दंड दिया गया, तो दूसरे लोग वैसा परिणाम से डरकर वैसा काम नहीं करेंगे। जैसे एक का मान लो हुक्का पानी बंद कर दिया जाति के विरुद्ध कार्य करने पर, तो दूसरे जो लोग हैं वो उस तरह का काम नहीं करेंगे जाति के हुक्के पानी बंद होने के डर से। तो यह फिर क्या करेगा, उस जाति को या समूह को एक मजबूतता, स्थिरता प्रदान करेगा। इसी कारण कोजर ने आंतरिक संघर्ष को क्या कहा है, सेफ्टी वॉल्व कहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस समूह को सेफ्टी वॉल्व कहा गया, तो आंतरिक समूह को सेफ्टी वॉल्व किसने कहा है, तो ये किसने कहा था, सिमेल ने भी कहा था, और सिमेल से प्रभावित हुए थे, सहमत हुए थे लेविस कोजर। तो क्योंकि यह समूह के विरुद्ध व्यवहार करने वाले को दंड देकर समूह की व्यवस्था को बनाए रखना है, मतलब समूह के लिए एक सेफ्टी वॉल्व, रक्षा कवच के समान काम करता है आंतरिक संघर्ष। क्योंकि यदि आंतरिक संघर्ष होगा, तो जब आंतरिक संघर्ष होगा, तो संघर्ष संस्था के अंदर होगा, उस समूह के अंदर होगा। जो व्यक्ति समूह है उसके नियमों के खिलाफ काम करेगा, तो उसको समूह के द्वारा सजा दी जाएगी या दंड दिया जाएगा, तो उसको देखकर दूसरे व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेंगे, मतलब समूह और मजबूत होगा और संगठित होगा। तो ये सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता है। अगला बाहरी संघर्ष, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जब बाहरी संघर्ष कौन सा होता है, जब आंतरिक संघर्ष, मान लीजिए कि हमने जाति ली, जाति के सदस्यों के अंदर ही जो संघर्ष है वो आंतरिक संघर्ष। एक जाति का दूसरी जाति के संघर्ष के साथ संघर्ष चल रहा है, तो वो बाह्य संघर्ष कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक समूह का दूसरे समूह के लोगों के साथ संघर्ष बाह्य संघर्ष कहलाता है, या एक समूह का बाहरी समूह से बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बाह्य समूह संघर्ष कहलाता है। जैसे एक परिवार में दो भाई हैं, उन दो भाइयों के बीच में आपस में कोई मन मुटाव चल रहे हैं, तो वो आंतरिक संघर्ष है। और यदि उस परिवार का अपने पड़ोसी में के साथ संघर्ष चल रहा है, तो वो बाहरी संघर्ष है। एक देश है, जैसे मान लो भारत है, भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है, तो वो बाह्य संघर्ष है। तो यहाँ पर हम करेंगे जब एक समूह या समाज का दूसरे समूह या समाज से संघर्ष होता है, अर्थात एक समूह या समाज के बाहर के लोगों से संघर्ष होता है, तो इसे बाहरी संघर्ष कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा है। बाहरी संघर्ष में समूह अपनी पहचान बनाने के लिए अपने को और ताकतवर या सुदृढ़ बना लेता है। जैसे भारत ने क्या किया, अपनी पहचान मजबूत करने के लिए राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, दूसरे भी बहुत सारे हथियार खरीदे हैं, बहुत सारे मिसाइल परीक्षण भी किए हैं और अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर लिया। मतलब चाइना के सामने और पाकिस्तान के सामने एक
एकदम सीना तान कर खड़ा हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संघर्ष से लाभ हुआ ना। संघर्ष का प्रकार्यात्मक क्या हुआ, लाभ क्या हुआ कि समाज मजबूत बना। जैसे भारत ने उपरोक्त दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण राफेल लड़ाकू विमान, अन्य मिसाइलें आदि से संपन्नता हासिल कर मजबूती हासिल कर ली। जॉर्ज शिमेर और मार्क्स की तरह कोजर भी मानते हैं कि बाहरी संघर्ष है वो समूह को क्या प्रदान करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। समूह को मजबूती कैसे प्रदान करेगा कि अपने आप की यदि पहचान बनाए रखनी है तो सामने वाले से मजबूत होना पड़ेगा। तो इसीलिए संघर्ष है वो चाहे आंतरिक संघर्ष हो, कोजर ने क्या माना, कोजर के अनुसार संघर्ष चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, एक समूह को मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करता है। संघर्ष के प्रकार हैं। कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में संघर्ष के प्रकारों का वर्णन किया। संघर्ष के प्रकार का मतलब संघर्ष क्या काम आते हैं। संघर्ष समाज के अंदर कौन सा संगठनात्मक रोल अदा करते हैं, वही संघर्ष के प्रकार कहलाएंगे, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएंगे। तो इसमें इन्होंने पुस्तक अपनी जो सामाजिक संघर्ष के प्रकार है उनका द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में पुस्तक में वर्णन किया है। पहला इन्होंने बताया है कि संघर्ष का परिणाम सामाजिक परिवर्तन है। जो भी संघर्ष होगा उससे समाज में परिवर्तन होगा, सामाजिक मूल्यों में, नियमों में, परंपराओं में, आदर्शों में परिवर्तन आता है, एक नई व्यवस्था बनती है, नए मूल्य, नए नियम, नई परंपराएं सामने आती है, जिससे समाज की जड़ता खत्म होती है और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे आज़ादी से पहले भारत के अंदर संघर्ष हुआ तो हमने लोकतंत्रात्मक शासन हासिल की, स्वायत्ता हासिल की, स्वाधीनता हासिल की, है ना। इसके बाद दूसरा आएगा, संघर्ष से नवीनता और सृजनात्मकता आती है, क्योंकि समाज में नए नए आविष्कार होते हैं, जैसे युद्ध में प्रयोग होने वाले नए हथियारों का निर्माण और आविष्कार करना। इसका मतलब संघर्ष होगा तो नई नई खोजें होंगी, नए नए आविष्कार होंगे, नवीनता आएगी और सृजनात्मकता आएगी, नई नई काम किए जाएंगे। संघर्ष समाज में विघटनात्मक तत्वों पर नियंत्रण करके समाज को सुदृढ़ता प्राप्त करता है। विघटनात्मक तत्व कौन से, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे जो समाज विघटनात्मक जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे आंतरिक संघर्ष के अंदर हमने पढ़ा था, भी कोई व्यक्ति समूह के विचारधारा को मानने से मना कर दे, उसके नियमों के खिलाफ चल पड़े, तो उसको फिर उसी समूह के द्वारा दंड देकर उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो संघर्ष के प्रकार क्या है, एक तो यह संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लेकर आता है, दूसरा नवीनता और सृजनात्मकता आती है, नए नए आविष्कार होते हैं, समाज में सभी संस्थाओं में नए नए परिवर्तन होते हैं, खोजें होती है नई नई, और इससे विघटनात्मक तत्वों पर नियंत्रण होता है, जिससे समाज में सुदृढ़ता आती है। अब इसकी आलोचना कोजर के संघर्ष सिद्धांत की एकांकी बताया गया। इसको एकांकी का मतलब क्या हुआ, कोजर का संघर्ष सिद्धांत एकांकी और एक पक्षीय है। कोजर संघर्ष के केवल संगठनात्मक या सकारात्मक स्वरूप पर बल देता है, जबकि इसके नकारात्मक और विघटनात्मक पक्ष पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। संघर्ष के प्रकार्यवाद की अवधारणा सही नहीं है। कोजर ने माना है कि संघर्ष से समाज या सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन व एकीकरण बनता है, समाज में तालमेल आता है और समाज संगठित होता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष समाज में एकीकरण और अनुकूलन पर कड़ा प्रहार भी करता है। जैसे हिंदू मुस्लिमों के झगड़े हुए थे विभाजन के समय, जो कि आज भी मतभेद चल रहे हैं, उनसे एकीकरण या अनुकूलन आज तक नहीं हो पाया है। विभिन्न जातियों के बीच में झगड़े होते हैं, जिससे सामाजिक एकता को ठेस पहुंचती है। तो यह समाज के एकीकरण और अनुकूलन पर कुठाराघात करता है, नवीन सिद्धांत नहीं है। कोजर का संघर्ष सिद्धांत है वो कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन्होंने जॉर्ज शिमेल के और डेरेनडोर्फ, मैक्स वेबर, शिमेल आदि जैसे संघर्ष सिद्धांतवेताओं के सिद्धांतों का विवेचना करके उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत है किया है। अब इसका हम सारांश निकालेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की फॉर्मेशन इसी तरह से होती है, सारांश या मूल्यांकन भी हर चीज़ हम स्टेप टू स्टेप करें जैसे हमने किया है। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर भी डालना है कि लेवी कोजर ने एक पुस्तक लिखी थी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। ओके, अब इसका सारांश निकालेंगे। हालांकि कोजर के संघर्ष सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी की गई, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। कोजर ने संघर्ष को संबंधों में स्थायित्व के निर्माण के लिए प्रकार्यवादी आवश्यक माना है। मतलब जो विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध हैं उनमें स्थायित्व, स्थिरता के लिए संघर्ष जरूरी है। तो ये जो बातें इन्होंने की है वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने शिमेल की तरह यह दिखाने का प्रयास किया कि नवाचार व सृजनात्मक कार्यों को करने में संघर्ष किस तरह सामाजिक व्यवस्था को जड़ बनने से रोकता है। जड़ बनने का मतलब स्थिर, जो रूढ़िवादिता है, जो स्थिरता है,
तो उसको में एक नवीनता और सृजनात्मकता लाकर नए नए आविष्कार करके व्यवस्था को परिवर्तन किस तरह से संघर्ष परिवर्तन कर सकता है वो दिखाया गया है। संघर्ष दो विरोधी पक्षों के बीच टकराव को चरम पर पहुंचाकर, मतलब दो पक्ष में टकराव है उसको चरम पर पहुंचा देगा, फिर उसे शांत कर देगा और नए आदर्शों और नियमों की स्थापना करता है। यही नियम समाज में एकीकरण, सहयोग, सामाजिक स्थायित्व करने में सहायक है। जैसे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, वो चरम पर पहुंच गया, युद्ध हुआ। बाद में क्या हुआ, उन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ और समझौते के आधार पर फिर शांति स्थापित हुई। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में एकीकरण, सहयोग व सामंजस्य व स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायता करता है। इसके साथ साथ कोजर ने यह भी माना कि संघर्ष है ना, इसका विघटनात्मक सदैव ही संगठनात्मक परिणाम नहीं होते, बल्कि कभी कभी इसके विघटनात्मक परिणाम भी पैदा हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये लेविस कोजर का सिद्धांत था। लेविस कोजर ने किस पर फोकस किया, भी संघर्ष है उसके संगठनात्मक प्रभाव कौन से हैं, उसके समाज को क्या क्या लाभ होगा, इसी के बारे में बताया था। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।